इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। दिल्ली से मिले गुरु मंत्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जीत की गारंटी के लिए बीजेपी ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है, जिसके तहत गांव से लेकर मंडल तक संयोजक और सह संयोजकों की जिम्मेदारी निर्धारित है और 24 के रण के लिए योजना और प्लान भी सेट है। साथ ही हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के लिए सीएम साय ने अयोध्या दर्शन के लिए जनता से लेकर पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं को आमंत्रित किया है। जिसके बाद बीजेपी जहां 24 की कसरत और कवायद में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रही है। तो अब देखना यह है कि जनता किसकी कसरत को जीत का तमगा देती है। आज बात होगी छत्तीसगढ़ के सियासी मैदान की, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। दिल्ली में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता में आरूढ़ होने के लिए बीजेपी 370 और एनडीए समेत 400 पार का नारा दिया था। इस नारे को साकार करने के लिए बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष को क्लीन स्वीप करने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें इस वक्त 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आरूढ़ हैं, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। ऐसे में इस बार जीत की हैट्रिक लगाने और दिल्ली की सिंहासन पर फिर से काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी कसरत शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष को क्लीन स्वीप करने के लिए इस बार बीजेपी अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के मुद्दे के साथ हिंदुत्व का झंडा लेकर चुनावी रण में उतरेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी भी गांव से लेकर शहरों तक अयोध्या धाम में विराजित हुए भगवान श्री राम के पीछे बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। इसके साथ साथ बीजेपी मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां भी जनता को बताने का काम करेगी, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। अभी छत्तीसगढ़ में गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए जिले में 1 संयोजक और 2 सह संयोजक बनाए गए हैं। वहीं मंडल स्तर पर 1 संयोजक और 1 सह संयोजक बनाया गया है। देश भर में लगभग 7 लाख गाँवों में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक दिन का वक्त व्यतीत करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से सीएम विष्णुदेव साय ने जनता को श्री राम मंदिर और श्री राम मंदिर के दर्शन करने की पहल शुरू कर दी है। साथ ही सीएम ने दर्शन के लिए पक्ष विपक्ष दोनों के नेताओं को आमंत्रित किया है। नहीं, अभी तो मंत्रिमंडल के साथ जाएंगे और रामलला दर्शन योजना सरकार का ही है, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है। जो भी श्रद्धालु होंगे, राम भक्त होंगे, उनके लिए सरकार सरकारी खर्चे में उनको अयोध्या सबको न्योता है, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को न्योता है, पक्ष विपक्ष सबको न्योता है। तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ राजनीति करने का काम कर रही है। सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। भाजपा 2024 के चुनाव में जनता के मूल समस्याओं पर, मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ने की साहस नहीं दिखा पा रही है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, युवाओं के हाथ में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के मामले में देश 45 साल पुरानी स्थिति में खड़ी हुई है। देश पर 205 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ गया है। बैंक डिफाल्टर देश छोड़कर भाग गए हैं और जो आर्थिक असमानताएं हैं, इस पर कभी चर्चा करना नहीं चाहती है। इसलिए भाजपा आम जनता के जो भावनाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ करकर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि साल 2024 के चुनावी दंगल में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड आखिर कितना असरदार साबित होता है। क्या इस हिंदुत्व कार्ड के दम पर बीजेपी 24 का रण फतेह कर पाती है या नहीं? देखना दिलचस्प ये भी होगा कि क्या हिंदुत्व और राम मंदिर से बीजेपी कौशल्या भूमि छत्तीसगढ़ में विपक्ष को क्लीन स्वीप का लक्ष्य पूरा करती है या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो छत्तीसगढ़ की सियासी तैयारी पर आज हम कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ किरण बघेल बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा अनुभव चरण शुक्ला जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किरण जी आपके पास ही आती हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार इस बात की चर्चा है कि राष्ट्रीय अधिवेशन से लेकर अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह से तैयारी चल रही है, 400 पार का नारा तो आप दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मुद्दा विहीन है और इसीलिए इन तमाम बातों पर जोर देकर बार बार कोशिश की जा रही है। देखिए प्रियंका जी, हमेशा भाजपा के लिए कहा जाता है कि भाजपा इज ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। हम एक चुनाव के बाद जीतने के बाद हम दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन कभी चुप बैठने वाली संगठन नहीं है और किसी भी चुनाव को हमारी पार्टी, हमारा संगठन कमजोर नहीं समझती। रही बात चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, तो मुझे लगता है इतने स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद, छत्तीसगढ़ कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ में फेंकने के बाद भी हमारी पार्टी मात्र 2 सीट में ऐसी लोकसभा सीट है जिसपे हम पीछे हैं या हम हार चुके हैं। इसके बावजूद भी हमारी संगठन, आप देख सकते हैं, लगातार नेताओं का विजिट हो रहा है, रणनीतियां बन रही है। तो कोई भी चुनाव को हमारी पार्टी छोटा या कमजोर नहीं समझती। और रही बात जो सीट हमने हारी है, जो हमारे हाथ से निकल चुकी, मुझे लगता है जब पिछले साल के चुनाव के विपरीत परिस्थितियों में हमने मात्र 2 सीट में पीछे रह गए थे, तो मुझे लगता है इस बार 11 के 11 सीट जनता कमल खिलाएगी और मोदी जी के झोली में समर्पित करने वाली है। मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान को लेकर, महिलाओं को लेकर 33% रिजर्वेशन की बात हो, या छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में महतारी वंदन योजना की लॉन्च की बात हो, या राम मंदिर के निर्माण की बात हो, तो मोदी जी ने ऐसा विश्वास जीता है जनता के मन से और अब भारत की छवि कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हुई है विश्व पटल में। तो मुझे लगता है कि किसी योजना या किसी बड़े इवेंट की जरूरत नहीं है। भाजपा के पक्ष में ऑलरेडी माहौल है और मुझे लगता है भारत की जनता मोदी जी का साथ देगी और कांग्रेस का सुपड़ा कहीं ना कहीं भारत से साफ होने वाला है। ठीक है, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपके पास आती हूँ। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बीजेपी की तैयारियों को लेकर बात हो रही है, कांग्रेस की भी हम बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यदि 11 की 11 सीटों की क्लीन स्वीप का जो लक्ष्य उन्होंने रखा है, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यदि देखा जाए तो 2 सीटें जो रह गई थी उस पर कैसा प्रदर्शन था और क्या आने वाले समय में बदलाव आप देख पा रहे हैं और कांग्रेस की स्थिति कहां देख पा रहे हैं आप? प्रियंका जी, 1996 से लेकर जी 2019 तक जब हम मध्य प्रदेश में होते थे 96 के समय, या फिर इसी के साथ ही साथ ले सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इवन राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जी, लोकसभा में सफलता की स्ट्राइक रेट बीजेपी की इन प्रांतों में 86 से 90% रही है। और यहाँ अगर हम बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो वो राम मंदिर के अलावा मल्टीपल प्रोग्राम्स को लेकर के आगे बढ़ रही है जी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का। पिछले पखवाड़े का हम पन्नों को पलटते हैं प्रियंका जी, तो मोदी जी जिस तरह से साउथ के राज्यों का दौरा भी कर रहे थे, तो मूल बात यह है कि ये राम मंदिर का विषय छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से आप कहेंगी कि क्लीन स्वीप हो जाएगा, तो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से परसेंटेज रहा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो अभी कुछ जल्दबाजी होगा जी, क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने लड़ती रही। लेकिन बीजेपी के साथ प्लस यह है कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक, जिसमें राम मंदिर का विषय भी शामिल है, विषय को लेकर के जिस तरह से यहाँ अनुकूल माहौल छत्तीसगढ़ में बना चुकी थी, खास तौर से 22 जनवरी को गांव-गांव में जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था और ये कार्यकर्ताओं को भेजने की बारी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता का जो स्टेटमेंट था वो भी काफी काबिल तारीफ था प्रियंका जी। वो आर्थिक विषयों को, मुद्दों को, चाहे वो बेरोजगारी का हो या फिर अन्य क्षेत्रों का हो, उनको वो रख रहे थे। एक समय में बीजेपी भी मुद्दों की बात करती थी, तो यहाँ पर
वो अब सांस्कृतिक और कह सकते हैं सामाजिक, ये दो बिंदु ऐसे हैं जिसके कारण से वो चाहे जैसा प्रधानमंत्री जी माइलस्टोन 370 की बात की है, लेकिन 370 के लिए आपको नॉर्थ में कम से कम 70% सफलता हासिल करना पड़ेगा। इसमें यूपी भी शामिल है, बिहार भी शामिल है, या फिर पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल है। तो मूल बात यह है कि हमें यह भी स्मरण है, जब विवादित ढांचा को गिराया गया प्रियंका जी, तो उस समय जब चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार गई तो कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव हार गई थी। तो अभी वक्त क्या करवट लेगा, लेकिन अभी एज मिलते हुए और 96 से आंकड़ा देखें 2019 तक, तो बीजेपी तो प्लस पर है ही प्रियंका जी। अनुभव जी, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा विहीन बता रहे हैं, जबकि जिस तरह से डॉक्टर अजय का कहना है कि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे केंद्रीय राजनीति का मुद्दा हो, 9 सीटों पर वो अभी भी काबिज है। हालिया जीत विधानसभा चुनाव में मिली है, ऐसे में आपके लिए रास्ता कठिन ज्यादा है। सबसे पहले तो आपको और आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को नमस्कार। दीदी किरण जी को और अजय चंद्राकर जी को भी मेरा सादर प्रणाम जी। देखिए, अभी मैं किरण दीदी की बातें सुन रहा था कि वो कह रही थी, बड़ी बातें हो रही थी 370 और 400। मैं इंतजार कर ही रहा था कि मैं कब बोलूं कि इन्होंने इस देश को मात्र नारा ही दिया है, जुमला ही दिया है। चाहे 15 लाख का जुमला हो, चाहे नारा हो कि काला धन वापस आएगा, कि 100 दिन में महंगाई कम होगी, कि 35 रुपए लीटर में पेट्रोल डीजल मिलेगा, चाहे 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, चाहे 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी, चाहे 2022 तक प्रत्येक नागरिक को एक आवास मिलेगा, या अन्य भी वादे जो आप इनकी 14 के और 19 के देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार फ्रांस की सरकार की अगर बात करें तो पिछले 15 साल जो इनकी सरकार चली, 2003, 8 और 13 के वादे कहेंगे तो मैं दोहरा भी सकता हूं, लेकिन क्योंकि मैं मुद्दे से भटकना नहीं चाहता इनकी तरह, तो मैं मुद्दे पे ही रहूंगा। अभी भी इनकी सरकार आने के बाद ये सिर्फ जुमलेबाजी और नारेबाजी कर रहे हैं, जो इसमें प्रबल है। ये जनता से सिर्फ मांगते ही रहते हैं। कभी टीवी पे आके नरेंद्र मोदी जी 50 दिन दे दीजिए, तो उसके बाद में आके किसी भी चौक चौराहे पे खड़े हो जाऊंगा। कभी वोट मांग लेते हैं, कभी चंदा मांग लेते हैं, कभी अभी इनके प्रांत के नेताओं प्रवक्ताओं से पूछो तो समय मांग लेते हैं। ये मांगना ही जानते हैं, जनता को कुछ देना नहीं जानते, सिर्फ लूटना जानते हैं। और अभी भी ये मुद्दों की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो गारंटियां दी हैं उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, जिस प्रकार से यहाँ पे अभी भ्रष्टाचार और कुशासन हो रहा है, चाकूबाजी की घटनाएं आ रही है, महिलाओं पे अत्याचार आ रहा है, इन पे बातें नहीं होंगी। सिर्फ बकरी को खंबे से बांध के नहीं, लेकिन अनुभव जी ये तो आपका कहना है ना। इलेक्शन पे इलेक्शन जिस तरह से बीजेपी जीत रही है, जनता का मैंडेट तो कुछ और है ना, जनता की भावनाएं तो कुछ और है। मैं उसी पे आ रहा था। अभी किरण जी कह भी रही थी कि हम किसी भी चुनाव को बड़ा या छोटा नहीं मानते। उनने जो कहा था, एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव पे हम फोकस करना तैयार शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। आप सिर्फ यही करते हैं, चुनाव से चुनाव कूदते हैं, बीच में गड्ढा कर देते हैं। अभी ये जो चुनाव की बातें कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से फटकार लगाई है भारतीय जनता पार्टी और उसके दुष्कर्मों को, अनिल मसीह जी का और चंडीगढ़ चुनाव में क्या हुआ, ये आप सभी ने देखा है। तो ये सवाल खड़ा होता है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, जब एक छोटा सा चुनाव भी उनके लिए इतना इस प्रकार के भ्रष्ट नीतियों और तरीकों का इस्तेमाल करके, लोकतंत्र की हत्या करके एक छोटे चुनाव को भी अगर ये अपने कब्जे में लाना चाहते हैं, तो बड़े चुनाव विधायक सांसद के तो आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, लेकिन अनुभव चरण जी, उस पर फैसला आ चुका है। लेकिन अगर एक चुनाव ऐसा हुआ है तो आप इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पूरे देश में आम चुनाव कराए जाते हैं उस पर सवालिया निशान तो नहीं लगा सकते ना। ये सिर्फ बीजेपी पर सवालिया निशान नहीं है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी तो सवालिया निशान है ना, जिसके बदौलत आप भी कई राज्यों में चुनाव जीतते हैं। मैं लोकतंत्र में जो हमारे संविधान में प्रक्रिया है, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूं, उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ किया जाता है, मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। शायद आपकी जानकारी में ना हो प्रियंका जी, लेकिन इस देश में जो ईवीएम बनता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नाम की एक कंपनी है सरकारी, जो सिर्फ वही ईवीएम बनाती है, जिसमें 8 कंपनीज एक्ट 2013 के तहत 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर व्यवस्थित करने की उसमें तैयार किया गया है, जिनका उद्देश्य सिर्फ उसकी नीति और रीति को ही देखना होता है। नहीं अनुभव चरण जी, अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो फिर ईवीएम का रोना फिर रोना मत शुरू करिए, क्योंकि अभी तेलंगाना और कर्नाटक में जब इलेक्शन होते हैं तब आप पूरी सुनिए प्रियंका जी, पहले बात तो पूरी सुनिए, फिर आप बताइएगा कि मैं रो रहा हूँ या हंस रहा हूँ।
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में 8 में से 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई निगमों में और कई मंडलों के और कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, चाहे राजकोट के हों चाहे कैसे हों। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे सवाल क्या, आप बताइए। आप 2 सेकंड अगर तर्क का इस्तेमाल करें तो आप भी यही कहेंगे कि कहां से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा जब जो कंपनी ईवीएम बनाती है उसका सोर्स कोड नहीं आता, वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, आपके सवाल पे पहले मैं डॉक्टर अजय जी के पास जाऊंगी, फिर किरण जी के पास आती हूँ। डॉक्टर अजय, मेरी एक आखिरी बात बस मैं बोल दूं, क्योंकि किरण जी ने बात कही थी विश्व गुरु और अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी छवि की उन्होंने बात कही थी, उस पर भी एक स्पष्टीकरण कह दूं कि आपको अगर मालूम ना हो किरण जी, तो अभी कुछ दिन पहले ही पासपोर्ट इंडेक्स में 5 पायदान नीचे आया है हमारा देश और 85वें रैंक पे है। आज की तारीख में इस देश का पासपोर्ट मालदीव के पासपोर्ट से भी कमजोर है। विश्व गुरु होने के बाद इस देश के नागरिकों को क्या फायदा मिल रहा है, इस पे जवाब दे दें। न्यूयॉर्क में जाके मेडिसन स्क्वायर में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दें। नहीं, अनुभव चरण शुक्ला जी, हाँ, ये मुद्दे से इतर, इस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। डॉक्टर अजय, सबसे पहले तो आप अपनी राय रखिएगा। अब देखिए, ईवीएम की बात थी तो एक समय में बीजेपी के जो वर्तमान समय में सांसद है नरसिम्हा राव जी, इवन लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये एक पुस्तक भी लिखे थे नरसिम्हा राव जी और इसकी आलोचना किए थे। ये एक अलग डिबेट का विषय है। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में, एआई के जमाने में अभी दोनों पक्ष हो सकते हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अभी निगाह है, इस बिंदु को यहीं विराम देते हैं प्रियंका जी। अब मूल बात यह है कि सांस्कृतिक विषय को जिस तरह से, क्या अब 22 जनवरी के बाद भारत की राजनीति बदल जाएगी या बदली हुई नजर आ रही है। हमें याद है 1980 में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के रूप में सुभाष सिंघल जी उस समय टाइप भी नहीं कराए थे, हाथ से लिखे थे इस विषय को। और आज आरएसएस और उसके विभिन्न संगठनों की हम चर्चा करें तो वो जिस ड्रीम को लेकर के चल रहे थे और वो साकार हो गया जी, तो स्वाभाविक है उनके कार्यकर्ताओं में अब जिस तरह की बात उठ रही है पूरे देश में 123 और मंदिरों की, तो एक नई फिजा बनाने का तो वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विपक्षियों का ये कहना कि आर्थिक विषय या फिर मनुष्य के बुनियादी सवालों से संबंधित विषय है। नहीं, लेकिन डॉक्टर अजय, दुविधा तो वहीं पर है ना। विडंबना यही है कि इन विषयों से ज्यादा ईवीएम का रोया जाता है। अगर जनता के बीच में विषयों को पहुंचाया जाए तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा फायदा हो सकता है विपक्ष को? देखिए, विपक्ष यहाँ पर अगर देखिए, भारत में नॉर्थ और साउथ की जो राजनीति दिखाई दे रही प्रियंका जी, इसमें एक महीन लकीर है। बीजेपी यह मान करके चलती है कि छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश में या फिर कह सकते हैं राजस्थान में, हिमाचल में, गुजरात में, इनमें तो हम क्लीन स्वीप करेंगे या फिर कुछ सीटों पर कांग्रेस फाइट करेगी, वह मान करके चलती है जी। लेकिन 70% अगर नॉर्थ में बीजेपी अपना स्ट्राइक नहीं रखती है तो भारतीय राजनीति में आजकल चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में चुनाव में जाने के पहले यह डिक्लेयर करती कि इतने सीट इतने सीट इतने सीट, लेकिन कई बार वो साकार होते हुए भी दिखाई नहीं दिया है। अनुभव भाई को भी याद है विधानसभा में आप लोग भी टारगेट रखे थे या उसके पहले अमित शाह जी टारगेट रखे थे, वो अचीव नहीं हुआ। तो प्रश्न यह है कि सांस्कृतिक विषय होने के कारण जिस तरह से भावना की बात है इसे विपक्ष भी मान रही, लेकिन विपक्ष जिन विषयों को रख रही, बेरोजगारी का या फिर अभी जिस तरह से हम कह सकते हैं कि अभी आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया, भारत में जिस तरह की बातें हैं तो जीवन यापन के लिए एवरी इंसान की कम से कम 10 लाख रुपया वार्षिक इनकम होना चाहिए, लेकिन हम तो अभी 2 लाख भी नहीं पहुंचे हैं प्रियंका जी। ये सच्चाई है। तो ये मिक्स है। अब लोकसभा चुनाव के लिए शतरंज का खेल सच गया है। कौन किस तरह का चाल चलेगा ये 15 दिन में और स्पष्ट हो जाएगा प्रियंका जी। किरण जी, अपनी बात रखिएगा। अनुभव जी का साफ कहना है कि तमाम विश्व गुरु और तमाम बातों की आप बात करते हैं, 400 सीटों के पार की बात करते हैं, लेकिन पुराने बहुत सारे ऐसे जुमले हैं जो पूरे नहीं हुए हैं, केवल बातें ही हैं।
अनुभव जी बात कर रहे थे ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर। तो अनुभव जी, आपकी सरकार में आने वाले चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए पालिका चुनाव से लेकर जनपद जिला पंचायत के चुनाव, सभी में आपकी पार्टी ने जीत हासिल की। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम की गड़बड़ी रही जो कांग्रेस के शासन के द्वारा की गई थी? दूसरा, अभी अनुभव जी बोल रहे थे मोदी जी ने ऐसा किया ही क्या है? अनुभव जी, अगर यूक्रेन युद्ध होता है और भारत का बच्चा सुरक्षित वहां से नेशनल फ्लैग लेकर आता है तो ये मोदी जी की देन है। अगर आपकी सरकार थी, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, 70 साल कांग्रेस की सरकार ने शासन किया, गरीबी नहीं हटी, सत्ता हट गई लेकिन गरीबी नहीं हटी। हमारे शासनकाल में कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान, हर गरीब को छत मुहैया कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। भरपेट भोजन खाकर आज गरीब सोता है तो वो मोदी जी की ही देन है। आपके यशस्वी प्रधानमंत्री एक जमाने में कहा करते थे कि वहां से मैं 1 रुपया भेजता हूँ, यहाँ आते तक 15 पैसे हो जाते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी ने डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से खाते में जितना केंद्र से पैसा आता है उतना ही पैसा उनके खाते में आना सुनिश्चित किया है। तो ये मोदी जी की ही देन है। अगर महिलाएं आज घर में शौचालय इस्तेमाल कर रही है, उनकी इज्जत रखी जा रही है, तो ये मोदी जी की देन है। 370 धारा हटाने की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था अनुभव जी, ये काम करके दिखाया है मोदी जी ने। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की आजादी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन ये संभव किया है तो मोदी जी ने। आपके 10 साल की सरकार थी, इकोनॉमिक स्थिति देखिए, 10 साल में 12 से 11 स्थान में आई और हमारी सरकार ने अभी 5 साल का लक्ष्य 3रे स्थान में आ जाएगी इकोनॉमिक की बात में। कोविड काल के देख लीजिए अनुभव जी, मोदी जी ने क्या किया, 3 बूस्टर डोज फ्री में भारत की जनता को मुहैया करवाया है। हमें ही नहीं बल्कि विश्व को, बाकी देशों को भी इंपोर्ट कराया है। अनुभव जी, तो आप देख सकते हैं पहले आपके समय में कितनी किलोमीटर सड़कें बनती थी, हमारे समय की सड़कें की बात देख लीजिए अनुभव जी। मेडिकल कॉलेज की बात देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात देख लीजिए, स्टार्टअप स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। ईवीएम के चुनाव अंतर से आप बाकी चुनाव जीतते हैं तब तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि इस देश के संविधान में और इसकी प्रक्रियाओं पे पूरी सम्मान और निष्ठा है, उस पर सवाल नहीं है। लेकिन आपके सामने जब चंडीगढ़ में क्या होता है वो दिखता है तो क्या सवाल खड़े नहीं होंगे? अगर आप और हम भी सवाल नहीं सवाल बिल्कुल खड़े होते हैं। और यदि इस तरह का कोई शक हो तो आम आदमी पार्टी की तरह आपको कदम उठाना चाहिए। जी अनुभव जी, बंगाल में कुछ गड़बड़ होता है तो आप उठाते नहीं, सवाल नहीं उठाते अनुभव जी। अजय चंद्राकर जी ने कहा ये बहस अभी ईवीएम पे है नहीं, तो मैं उसकी गहराइयों पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं बस ये कह रहा था कि सवाल खड़े होते हैं। अगर कुछ इस तरीके की वारदातें आती है तो ये सामने आई हैं, जो नहीं आई होंगी क्या उस पर आप संदिग्ध रूप से शक नहीं कर सकते? बिल्कुल होगा, शक खड़ा होगा। अगर ट्रांसपेरेंसी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, तो सामने आके सारी चीजें बात हो। विपक्ष के नेता साल 2 साल से चुनाव आयोग से समय मांग रहे हैं कि हमारे कुछ विचार हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग के पास साल 2 साल से समय नहीं है विपक्ष के नेताओं को देने के लिए। कैसे सवाल खड़े नहीं होंगे? बहरहाल क्योंकि ये मुद्दा नहीं है तो इसके आगे नहीं जा रहा। जहां तक किरण जी बात कर रही थी पॉवर्टी की और गरीबी की, तो मैं अभी बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 12-13 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर लाया। किसी दिन कोई और 40 करोड़ अनुभव जी, 40 करोड़ वही किसी दिन आपके प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं मैं वो कह रहा हूँ किरण जी। आपको अगर तकलीफ है तो आप प्रधानमंत्री से जाके चर्चा कर लीजिए। उसके बाद इनके कोई नेता कहते हैं कि 20-22 करोड़ कुछ ऐसा आंकड़ा देते हैं, तो इनके आंकड़े खुद के स्पष्ट नहीं है। जहां तक पॉवर्टी की और गरीबों की बात है, इस दुनिया में जितने सबसे ज्यादा भूखे लोग भूख से मरते हैं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा इस देश में रहते हैं आज भी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लगातार 10 साल से ये देश नीचे जाते जा रहा है। किस गरीबी की और भुखमरी की बात करती हैं? हमारी यूपीए की सरकार थी, मात्र 10 साल में हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया था, वो भी तब जब 2008 जैसा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को पड़ा था, पूरी दुनिया जर्जर हो गई थी, तब भी हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया। अर्थव्यवस्था की जो ये बात कर रही थी उस पर भी आता हूं कि एक टर्म होता है, अजय चंद्राकर जी बिल्कुल बखूबी जानते होंगे उसको, फिस्कल डेफिसिट, जिसपे एक नियम लगाया गया है एफआरबीएम एक्ट, जो हमारी ही सरकार ने लाया था। तो और भी अच्छे कानून लाई थी जैसे कि आरटीआई, और मैं उन गहराइयों पे नहीं जाता हूं। बाकी फिर भी जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट एफआरबीएम एक्ट के तहत नियमित किया जाता है, जिसको कभी भी इनकी सरकार ने टारगेट 3% का होता है जो इन्होंने मीट नहीं किया। आप अभी खोल के देख लीजिए 5-6% फिस्कल डेफिसिट है। आरोप हम पे छत्तीसगढ़ की सरकार पे जब ये लगाते थे कि ये कर्जा माफ कर रहे हैं, मुफ्त में पैसा बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब करने के बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने एफआरबीएम एक्ट का पालन किया था।
उधार लेके देश को उधारी करके बेचा नहीं था। और मैं तो अभी उस पर गया ही नहीं हूं कि ये केंद्र की सारी संस्थानों को बेच रहे हैं, उसके बावजूद भी ये पालन नहीं कर पा रहे हैं एफआरबीएम एक्ट का। तो अर्थव्यवस्था पे तो आईएमएफ की भी रिपोर्ट की अजय चंद्राकर जी ने बात करी कि डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 80% पहुंच चुका है इस देश का। बोलने वाले बोलते हैं कि अमेरिका चाइना को देख लीजिए कितना प्रतिशत है वहां पे, लेकिन आप ये समझिए कि हमने जब छोड़ा था तब 60 पे था, आप 80 पे ले जा चुके हैं। ये तब जब आप सब कुछ बेच रहे हैं देश का, तो ये जा कहां रहा है? 10 से 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का आप माफ कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा कि सुभाष चंद्रा जी की जी न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं, 8,500 करोड़ रुपए उन पे कर्ज था, उनको अब 1,500 करोड़ रुपए ही वापस करना है, बाकी नरेंद्र मोदी जी देंगे। तो फिर इस पे सवाल खड़े नहीं होंगे? किसानों का कर्ज आप माफ कर नहीं सकते, गरीबों के हित की आप बात कर नहीं सकते। इनसे मैं अभी सवाल कर दूं, 21 क्विंटल 3100 रुपए, 18 लाख आवास, ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रहे थे, उद्यम नीति, स्टेट कैपिटल रीजन, इनोवेशन सेंटर, रानी दुर्गावती योजना, सिलेंडर 500 रुपए में। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। आप प्रियंका जी, मूल बात यह है, ये काफी दिलचस्प लोकसभा चुनाव होगा। अब यहाँ कम्युनिकेशन की बात आती है प्रियंका जी। बीजेपी अपने केंद्र की सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से संयोजक, उप संयोजक या कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है, उसी तरह से कांग्रेस या विपक्ष भी छत्तीसगढ़ में यह भी दिखाई देगा कि केंद्र सरकार की जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उसको जिम्मेदार प्रतिपक्ष के रूप में, लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में निश्चित रूप से विपक्ष को भी रखना चाहिए। उसके बाद फिर जनता का निर्णय, और जनता की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। प्रियंका जी। किरण जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा। प्रियंका जी, मुझे लगता है कोई भी चुनाव जीतने के लिए या कोई भी योजना लागू करने के लिए एक सशक्त विपक्ष की बहुत जरूरत होती है। मुझे लगता है केंद्र में अभी कोई भी ऐसा सशक्त विपक्ष तैयार नहीं हुआ है। मुझे लगता है बिना दूल्हे की बारात बनाने की कोरी कल्पना कर रहे हैं। पहले तो ये अपने इंडिया गठबंधन में सामंजस्य बना दे, कहीं ममता जी कहीं निकल रही हैं तो कहीं अरविंद केजरीवाल जी, और इनके यशस्वी नेता तो कभी मोटर मैकेनिक का काम सीख रहे हैं, तो कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो कभी खेत में किसानों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो कभी ट्रक चला रहे हैं। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा छोड़कर अपने ही कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं के साथ न्याय कर ले और उन्हें जोड़ के रखे, तो मुझे लगता है ज्यादा सफलता मिलेगी। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी चुनाव की या एक लोकतंत्र की खूबसूरती होती है मजबूत विपक्ष। मुझे लगता है आज मोदी जी के सामने एक मजबूत विपक्ष में कहीं ना कहीं लैकिंग है, और कहीं ना कहीं एक शेष नेतृत्व की कमी है विपक्ष में। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी होगा मोदी जी के जीतने का। और मुझे लगता है जो जन कल्याणकारी मोदी जी ने योजनाएं बनाई हैं भारत की जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 4 स्तंभ है हमारे लिए, गरीब, महिला, युवा और गरीब। तो मुझे लगता है इसी 4 पिलर्स पे मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। यही कारण होगा कि महिलाओं के, किसान का, युवाओं का, गरीब का वोट उन्हें भर भर के मिलेगा। और मैं फिर एक बार कहना चाहती हूँ कि बिना दूल्हे की बारात, बिना मजबूत के विपक्ष के, तो मुझे लगता है जनता देख रही है कि भारत की उम्मीद किससे है। अगर भारत सुरक्षित है, प्रिजर्व है, प्रोटेक्ट है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ मोदी जी के संरक्षण में ही मजबूत है। तो मुझे लगता है जनता अपना फैसला जरूर लेगी। सिर्फ एक पत्रकार वार्ता कर ले नरेंद्र मोदी, सिर्फ एक ओपन डिबेट कर लें किसी विपक्ष के नेता के साथ, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई का सहारा छोड़ दें, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी 65 करोड़ रुपए कांग्रेस के खजाने से इन्होंने जब्त करे हैं आईटी के माध्यम से। अब उसका क्या करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग बात है। मैं बिल्कुल संक्षिप्त कहता हूँ, वो तो ईडी ने जब्त करे हैं ना अनुभव जी, इनकम टैक्स ने किए हैं, ईडी ने नहीं किए हैं। एक पत्रकार वार्ता कर लें, सिर्फ एक ओपन डिबेट कर लें, सिर्फ एक ईडी, आईटी, सीबीआई का सहारा छोड़ दें, उसके बाद चुनाव लड़के और जीत के बता दें, दूध का दूध, पानी का पानी। ठीक है अनुभव जी। हाँ अजय जी, फाइनल कमेंट इस पर दीजिएगा। जिस तरह से यहाँ पर अनुभव जी ने तमाम शर्तें लगा दी है, राजनीति में शर्तें होती हैं क्या? देखिए, विपक्ष में है अनुभव जी, और स्वाभाविक है कि विपक्षी राजनीति भारतीय राजनीति का देखें या छत्तीसगढ़ की राजनीति का जी, तो ये विषय को तो रखते आए हैं, चाहे पार्टियां कोई भी रही जी। हमें याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो स्वयं रायपुर के ऐतिहासिक सप्रे स्कूल में बोले थे, आप मुझे 11 में 11 सीट जिता करके लोकसभा का दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा।
लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता 11 में 11 सीट नहीं दी। उसके बाद पुनः वाजपेयी जी उसी मैदान में आए और बोले आप सबको छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बधाई, थोड़ी बधाई मैं भी ले लेता हूं, लेकिन पुनः आप लोग कंजूसी कर दिए, पूरा क्लीन स्वीप नहीं किए। तो ये है यथार्थ और स्वाभाविक है कि एंटी इंकम्बेंसी बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसे कैसे विपक्ष रख पाती है और अपनी योजनाओं को कैसे अच्छे ढंग से सत्ताधारी रख पाती है, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा प्रियंका जी। जी बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी। किरण जी बहुत धन्यवाद, अनुभव जी और डॉक्टर अजय बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयारी की जा रही है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हिंदुत्व का झंडा लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तमाम तरह के आरोप भी लगा रही है सरकार पर। देखना ये होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते जनता किस पाले बैठेगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।